देखिए हमारे पास जो है एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 है हमारा, ये क्लास 7th की एनसीईआरटी, क्लास 7th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 है। और ये हम जो सबसे पहले ज्योग्राफी लेते हैं। ज्योग्राफी में हमारा जो चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, दैट इज़ आवर चैप्टर। एंड आज हम जो चैप्टर पढ़ते हैं अपना पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, देखते हैं जो हमारा चैप्टर है क्या है। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ऊपर से ठंडी, ठोस एवं कठोर दिखाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अंदर से कैसी है? देखिए हमारी पृथ्वी जो ऊपर से ठोस, ठंडी एवं कठोर दिखाई देती है, क्या आपने कभी कल्पना की है कि नीचे से कैसी है? आज हम क्लास 7th में ये पढ़ने वाले हैं और आई होप कि आपको यूपीएससी एनसीईआरटी में इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, अपना जो शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि लगभग 5 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी। देखिए हमारे जो सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी वो 5 अरब वर्ष पहले, आपको एक पॉइंट नोट कर लेना चाहिए अपनी नोटबुक में। हमारे जो सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी वो 5 अरब वर्ष पहले हुई थी। हमारी पृथ्वी भी सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक है। देखिए हमारी पृथ्वी सौरमंडल के आपको पता है 8 ग्रह हैं, उनमें से एक है। उत्पत्ति के समय पृथ्वी गर्म गैसों और धूल कणों से बनी आग के दहकते हुए गोले के समान थी। देखिए जब हमारी पृथ्वी बनी हुई थी 5 अरब वर्ष पहले, जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, तो हमारी पृथ्वी उत्पत्ति के समय गर्म गैस और धूल कणों से बनी दहकते हुए आग के गोले के समान थी। दहकते हुए आग के गोले के समान थी हमारी पृथ्वी, जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब। आगे बात करते हैं, हाँ धीरे धीरे, ठीक आगे बात करते हैं। देखते हुए गोली के समान थी। करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी का वायुमंडल बना थी। करोड़ों वर्ष बाद, 5 करोड़ बाद तो इसकी उत्पत्ति हुई, फिर करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी का वायुमंडल बना और घनघोर वर्षा के फलस्वरूप धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी हुई। परंतु पृथ्वी की ऊपर परत ठंडी हुई, देखिए पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी हुई, परंतु पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है। पृथ्वी क्या है ना हमारी, जो आज से गर्म है। आगे देखते हैं हमारे जो आगे है। देखिए आगे थोड़ा इसमें एक आई करके देखें, आई मीन एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया गया। गोरसी में कुछ उपले या कंडे रखकर जलाई। गोरसी आई मीन बरोसी भी कहते हैं हम इसको, चूल्हे टाइप की होती है, इस गोल गोल इसमें आग जलाते हैं। गोरसी में कुछ उबले कंडे, तो गोरसी में कुछ उबले कंडे रखकर जलाइए। कंडी जल जाने के बाद ठंडी होने पर उसके ऊपर राख दिखाई देती है। जैसे कि आपको पता है कि जब आप बरोसी में कंडे जलाते हैं तो कंडे जल जाने के बाद उसके ऊपर राख दिखाई देती है। इस प्रकार से राख, एक लोहे की पतली लंबाई सलाई राख के अंदर डालिए। 2 मिनट बाद सलाई निकाल कर अनुभव कीजिए कि आपको सलाई गर्म लगेगी। ऊपर से ठंडी दिखने वाली आग के अंदर गर्मी बनी हुई है। ठीक इसी प्रकार हमारा पृथ्वी भी ऊपर से ठंडी और कठोर होने के बावजूद आज भी अंदर से गर्म है। देखिए उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी ऊपर से ठंडी होने के बावजूद भी आज भी अंदर से गर्म है, काफ़ी गर्म है। और आगे करते हैं, देखिए चर्चा कीजिए अगर पृथ्वी ठंडी ना होती तो क्या होता। देखिए चर्चा कीजिए, इस पर चर्चा करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना प्याज से की जा सकती है। देखिए हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना प्याज से की जा सकती है। पृथ्वी में भी प्याज की तरह कई परतें हैं जो भिन्न भिन्न मोटाई की हैं। पृथ्वी को मध्य से आर पार काट देता, चित्र ऐसा दिखाई देगा। देखिए जब हम पृथ्वी को बीच से काट दें, जैसे कि पृथ्वी हमारी इस प्रकार से, हम इसको बीच में से काट दें तो हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार से दिखेगी, जिसमें हमें कुछ परतें दिखाई देंगी। ठीक है, तो ग्रीन लेयर दिख रही है, इसको बोलते हैं भूपर्पटी। और जो हमारी उसके अंदर जो ये वाली लेयर है इसको बोलते हैं ऊपरी मेंटल। जो लाल लाल दिख रहा है उसको बोलते हैं मेंटल। और उसके बाद है हमारा निचला मेंटल। उसके बाद आता है हमारा क्रोड़। क्रोड़ जो पीला पीला भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं क्रोड़। आंतरिक क्रोड़ और बाह्य क्रोड़, ये अंदर वाला क्रोड़ है, ये बाहर वाला क्रोड़। और मैंने बताया इसको लाल लाल बोलते हैं मेंटल। तो ये हमारा निचला मेंटल और बाहरी मेंटल। और जो ग्रीन दिख रहा है उसको बोलते हैं भूपर्पटी। और बात करिए, देखिए यहाँ पे इसको समझते हैं इस प्रकार से कि भूपर्पटी जो है इसकी मोटाई काफ़ी नहीं होती, परंतु ऊपरी मेंटल की मोटाई 35 किलोमीटर तक होती है और इसकी 700 किलोमीटर तक होती है। इसी प्रकार से बाह्य क्रोड़ है इसकी। और जो टोटल अगर हम इंटरनल पूरे डेप्थ में जाएंगे तो हमारी जो लेंथ मिलने वाली है वो 6371 किलोमीटर तक मिलने वाली है। आगे बात करते हैं। देखिए आगे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, आगे अब हम प्रॉपर पढ़ते हैं। देखिए जैसे हमने पढ़ा, हमारी जो ऊपरी परत होती है भूपर्पटी, उसके बाद आता है हमारा मेंटल, उसके बाद आता है क्रोड़। तो हमारी पृथ्वी में 3 परतें हैं, तीनों के बारे में पढ़ते हैं। भूपर्पटी, तो जैसे हम भूपर्पटी के बारे में पढ़ते हैं, क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट मीन जिसमें हम रहते हैं। आपने देखा कि हमारी पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड़। हमारी पृथ्वी 3 परत, अगर कोई पूछे थे आपसे, हमारी पृथ्वी 3 परतों में विभाजित है, कौन सी?
भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड 3 परतों में विभाजित है। आगे पढ़ते हैं। देखिए भूपर्पटी के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ क्रस्ट के बारे में, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को अर्थ क्रस्ट है, भूपर्पटी कहते हैं हम। यह पृथ्वी की सबसे पतली ठोस परत है। यह पृथ्वी की पतली और सबसे ठोस परत है। भूपर्पटी की मोटाई विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। देखिए इसकी मोटाई जो विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। समुद्र की तलहटी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी प्राय 4 से 7 किलोमीटर मोटी होती है। देखिए ये जो समुद्र की तलहटी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी की जो लंबाई 4 से 7 किलोमीटर तक होती है, जबकि महाद्वीपों की भूपर्पटी की औसत रूप से 35 किलोमीटर तक होती है। देखिए जो महाद्वीप होते हैं वहाँ पर इसकी जो मोटाई होती है 35 किलोमीटर तक होती है। पर्वतों के नीचे तो इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक भी है। देखिए जो पर्वत होते हैं, जैसे हमारा हिमालय पर्वत है और अन्य पर्वत हैं, वहाँ पर इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक भी होती है। तो देखिए जैसे हमने पढ़ा कि नॉर्मल पे इसकी जो मोटाई होती है 4 से 7 किलोमीटर होती है, और हिमालय की बात करिए तो वहाँ पे 35 किलोमीटर, और वहाँ पे बात करिए तो वहाँ पे 70 किलोमीटर। तो इस प्रकार से है। हिमालय पर इसकी जो ज़्यादा होती है 70 किलोमीटर तक होती है। चट्टानों और मिट्टियाँ तक भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण करती है। देखिए चट्टानें और मिट्टियाँ भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण करती हैं। इसी कारण सिलिका एवं एल्यूमिनियम, देखिए इस जो हमारी प्रॉपर्टी है इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। इसी कारण इसको सियाल भी कहते हैं। सियाल इसलिए कहते हैं, सियाल कहते हैं SIAL, इसको सियाल भी कहते हैं। सियाल इसलिए कहते हैं, इसका मीन है सिलिका और इसका मीन है एल्यूमिनियम, क्योंकि जो हमारी ऊपर वाली परत है अर्थ क्रस्ट भूपर्पटी, इसमें तो सिलिका और एल्यूमिनियम के बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। इस कारण हम इसको सियाल भी कहते हैं। देखिए अगली जो परत है मेंटल, भूपर्पटी के नीचे बहुत सी मोटी परत पाई जाती है जिसे मेंटल कहते हैं। देखिए सबसे पहले पाई थी भूपर्पटी, फिर भूपर्पटी के नीचे हमारी जो अगली परत पाई जाती है उसको बोलते हैं मेंटल, दैट इज कॉल्ड मेंटल। अब मेंटल के बारे में पढ़ते हैं। मेंटल क्या है? तो मेंटल कहते हैं, मेंटल 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक पाई जाती है। 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक पाई जाती है वो हिमालय पर 70। इसी प्रकार से आपको लर्न करना है अच्छे से, हिमालय पर 70 तक। और बात करें ये महाद्वीपों पर तो वहाँ पर जो है वो पाई जाती है हमारी 35 किलोमीटर तक, और नॉर्मल स्थान पर 4 से 7 किलोमीटर तक पाई जाती थी। इसी प्रकार से हमारी जो ये है जो हमारी मेंटल, तो मेंटल पाई जाती है जो 2900 किलोमीटर तक की गहराई पर पाई जाती है। मेंटल में चट्टानों की पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। देखिए जो मेंटल है ये चट्टानों में पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। यह भूपर्पटी से एक सीमा द्वारा अलग की गई है। यह भूपर्पटी से एक सीमा द्वारा अलग की गई है। इसके खोजकर्ता भूवैज्ञानिक, देखिए इसके खोजकर्ता कौन थे? मोह रोबिन के नाम से इसको मोह असाधन, मोह डिस्कंटिन्यूस भी कहते हैं। मोह, देखिए इसकी जो डिस्कवर किया था इसको मोह ने किया था। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बल तापमंडल, देखिए जो मेंटल का ऊपरी भाग है उसको दुर्बल तापमंडल कहा जाता है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक है। देखिए जो मेंटल का ऊपरी भाग है उसका विस्तार 400 किलोमीटर तक है, उसको दुर्बल तापमंडल भी कहा जाता है। इसको जो दुर्बल तापमंडल भी कहा जा सकता है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा धरातल पर आता है उसका स्रोत दुर्बल तापमंडल है। देखिए अब मैं आपको बता दूं एकदम क्लियर पॉइंट, अच्छा पॉइंट, जो अपना जो ज्वालामुखी से लावा बाहर आता है वो पता है ना कहाँ से आता है? वो आता है दुर्बल तापमंडल से आता है लावा। जो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो पृथ्वी पर लावा आता है वो दुर्बल तापमंडल से ही आता है, जिसकी गहराई 400 किलोमीटर तक होती है। मेंटल का ऊपरी भाग 700 किलोमीटर तक भाग ऊपरी मंडल तथा शेष भाग निचला मेंटल कहलाता है। सिलिका ऐसा ही मैग्नीशियम पदार्थों के अधिकतर कारण इसे सीमा, देखिए सीमा इसलिए कैसे है कि इसमें जो सिलिका और मैग्नीशियम, इधर जो सिलिका और मैग्नीशियम पदार्थों के अधिकता के कारण इसको सीमा भी कहते हैं। इसको सीमा कहते हैं। उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे हम SI सियाल बोलते थे, उसको सीमा बोलते हैं। उसको सियाल इसको सीमा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे जो है SI और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है, यहाँ पे SI और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, तो इसलिए इसको हम सीमा भी कहते हैं, सीमा भी कहते हैं। देखिए हमने दोनों परत पढ़ लिए। अब आगे पढ़ते हैं। क्रोड़ की बात करिए तो हमारा जो क्रोड़ है उसके पे चलते हैं। क्रोड़ पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्रोड़ कहलाता है। देखिए पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड़ कहलाता है। क्रोड़ और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर तक की गहराई पर है। क्रोड़ परत 2 भागों में विभाजित है। क्रोड़ जो हमारी 2 भागों में विभाजित है, बाह्य क्रोड़ और आंतरिक क्रोड़। बाह्य क्रोड़ तरल अवस्था में, देखिए हमारा जो बाह्य क्रोड़ है वो तरल अवस्था में लिक्विड में है, जबकि आंतरिक क्रोड़ ठोस अवस्था में है, और हमारा जो इंटरनल क्रोड़ है वो ठोस अवस्था में है। क्रोड़ बाहरी पदार्थ मुख्य लोहे तथा निकल से बना होता है। इस कारण इस परत को निफे भी कहते हैं। निफे कहते हैं। निखिल
निकिल और फेरस लोहे से बना होता है, इसको इसी कारण इसको निफे कहते हैं। और तीनों परत के बारे में अच्छे से पढ़ लिए हैं। सेल, देखिए सेल की बात करिए, रॉक्स चट्टान बोलते हैं। सेल या चट्टान खनिज के मिश्रण से बना पदार्थ है, खनिज के मिश्रण से बना पदार्थ है। यह विभिन्न आकृतियों, आकारों एवं रंगों में पाई जाती है। ये पत्थर की तरह कठोर और मिट्टी व रेत की तरह मुलायम भी होते हैं। आपने देखा होगा कि घर घर आपकी माँ जिस सिलबट्टे का प्रयोग मसाला पीसने के लिए करती हैं वह पत्थर का होता है, और आप छोटी सी कच्चा आम जिसे स्लेट पर लिखते हैं वह भी पत्थर की बनी होती है। आगे पढ़ते हैं। गांव के लोग जिस भूमि पर खेती करते हैं सभी सेल या चट्टानों के अलग अलग प्रकार हैं। आइए जानें कि सेल चट्टानें कैसे बनी रहती हैं। देखिए आइए जानते हैं कि सेल चट्टानें कैसे बनी रहती हैं। तो इसमें दिया गया है, सोचिए चट्टानें सबसे पहले कैसे बनी होंगी। निर्माण के आधार पर सेल 3 प्रकार की होती हैं। देखिए सेल 3 प्रकार के होते हैं। आगे पढ़ते हैं। 3 प्रकार के सेल होते हैं। जैसे बात करिए, सेल इज 3 टाइप। फर्स्ट है हमारा आग्नेय सेल, अवसादी सेल, रूपांतरित सेल। देखिए हम जो पढ़ रहे हैं चट्टान के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी हमने 3 करोड़ के बारे में पढ़ा, और अब हम पढ़ते हैं सेल के बारे में। तो सेल क्या होता है। सेल आग्नेय सेल, इग्निशियल रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। आग्नेय सेल, आग्नेय सेल लैटिन शब्द इग्निस का रूपांतरण है। इग्निस का अर्थ होता है कि आग, आग। अच्छा, आग्नेय सेल इसलिए कहते हैं, इसका अर्थ होता है आग। चित्र 1.2 को देखिए तो सीधे हम चित्र 1.2 में पहुंचते हैं। हमारा ये 1.2 ये है चित्र, ये हमारा 1.2। तो इग्नियस का अर्थ है आग। सेलों के निर्माण की प्रक्रिया चित्र में देखिए, उड़ती हुई राख धुआं जैसे पदार्थ निकलता है, उड़ती हुई राख धुआं जैसा पदार्थ निकलता है। इस बारे हमारे जो पार्ट में दिखाई पड़ रहा है। आग्नेय सेलों की संरचना इसकी भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों और तरल पदार्थों से ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप हुई है। ये तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म एवं पिघले हुए रूप में रहते हैं। इसमें मैग्मा कहते हैं। अच्छा, इसे मैग्मा कहते हैं। जब यह मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो इसे लावा कहलाता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गेब्रो और डायोराइट आग्नेय सेल के प्रमुख उदाहरण हैं। पृथ्वी की भूप्रकृति का 2/3 भाग आग्नेय सेल से बना है। देखिए जो जितने भी सेल पाए जाते हैं भूप्रकृति में पाए जाते हैं, पृथ्वी की भूप्रकृति का 2/3 भाग जो है 66% पार्ट जो हमारा आग्नेय सेलों से मिलकर बना है। प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। देखिए आग्नेय सेलों को हम प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं क्योंकि इन्हें चट्टानों में से अन्य चट्टानों का निर्माण होता है। देखिए इन्हीं चट्टानों से अन्य चट्टानों का निर्माण होता है। इनकी जो हम पढ़ते हैं इनकी प्रमुख विशेषता, यानी आग्नेय सेल कठोर होते हैं अतः इनका अपवर्तन कम होता है। आग्नेय सेल कठोर होते हैं अतः इनका अपवर्तन माने एक जगह से दूसरी जगह पर बहकर कम जा पाते हैं। ये सेल रवेदार और दानेदार होते हैं। ये सेल जो रवेदार और दानेदार होते हैं, इन सेलों में परत नहीं पाई जाती, इनमें परत नहीं पाई जाती। आग्नेय सेल में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय सेल की बात करिए इग्निशियस सेल की, तो इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। आग्नेय सेल का संबंध प्राय ज्वालामुखी से होता है। देखिए इसका संबंध ज्वालामुखी से होता है। आग्नेय सेलों में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। जो आग्नेय सेल है, इग्निशियन रॉक्स हैं, इसी में जो है इसी में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि पदार्थ पाया जाता है। क्या आप जानते हैं भारत का दक्षिणी पठार अधिकतर आग्नेय सेलों से ही बना है। देखिए भारत का जो दक्षिणी पठार है वो आग्नेय सेलों से ही बना है, इसमें दिया गया। आगे पढ़ते हैं। चर्चा कीजिए कि आग्नेय सेलों में जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते। देखिए हम पढ़ते हैं कि आग्नेय सेलों में जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते। तो परतदार या अवसादी सेल, परतदार या अवसादी सेल आपने बरसात में बहते पानी को देखा होगा। पानी के साथ कंकड़, मिट्टी, पौधे, पेड़ पौधों की पत्तियां तेजी से बहती हैं। देखिए पानी के साथ कंकड़, मिट्टी, पौधे, पत्तियां तेजी से बहती हैं। जब पानी बहना बंद हो जाता है तो नालियों, सड़क के किनारे, गड्ढों एवं कंकड़, मिट्टी, पौधों की पत्तियां, घास आदि जमीन में जमे हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार परतदार सेलों का निर्माण अवसादों का मलबा जमा होने के कारण होता है। सेलों के छोटे छोटे पवन, देखिए सेलों के छोटे छोटे पवन बहता पानी हिमनदें अपने साथ उठा हुआ बहाकर ले जाते हैं और इन्हें समुद्र के तल पर भूभाग पर परतों में जमा करते हैं। इन जमी परतों की मोटाई 1000 मीटर होती है। चित्र 1.3 में देखिए आप कई परतों दिखाई दे रही हैं। धरातल के 3/4 भाग में परतदार सेल पाई जाती हैं। जैसे लोयस का जमाव वायु निर्मित परतदार चट्टान का सबसे प्रमुख उदाहरण है। हिमालय पर्वत जो भारत का पहरेदार कहलाता है, इसमें परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। बलुआ पत्थर, स्लेट, चूना पत्थर, कोयला, खड़िया मिट्टी आदि इसी चट्टान में पाए जाते हैं। इसका अनुभव आप इस प्रकार कर सकते हैं।